जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे हाथ में आईएसआईएस के झंडे, भारतीयों के कत्ल की कसम, यूनुस ने बढ़ाया जिहादियों का मन। दोस्तों बताएंगे कैसे ढाका की सड़कों पर शुक्रवार को आईएसआईएस के झंडे लहराते हुए कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों के उग्रवादी दिखाई दिए दोस्तों, जिसने भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। और बांग्लादेश के हिंदुओं पर क्या बीती होगी दोस्तों, ये नजारा देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। साथ ही साथ इतना ही नहीं, बताएंगे रोहिंग्या आतंकवादियों को भी ट्रेनिंग दे रहा है बांग्लादेश, और पाकिस्तान भी कर रहा है पूरा सपोर्ट। भारत को लाकर खड़ा कर दिया है टेंशन में। तो वहीं चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद अब क्या है लेटेस्ट अपडेट, उनको लेकर कब होगी उनकी रिहाई। तो वहीं आपको बताएंगे महबूबा की इल्तिजा ने हिंदुत्व को बता दिया बीमारी, जम्मू कश्मीर छोड़िए भगवान राम तक को नहीं छोड़ा दोस्तों, इसने बताएंगे क्या कहा। साथ ही साथ बताएंगे क्या पाकिस्तान के हाथ से निकलने वाला है, पीओके पुलिस के हाथों से निकल रहे हैं हालात, सेना बुलाने की कर रहा है शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट तैयारी दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे क्या प्रधानमंत्री किसान निधि की राशि 6,000 से बढ़कर 12,000 रुपए होगी, किसानों से वित्त मंत्री की क्या बात हुई दोस्तों। सारी जानकारियां विस्तार से आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को अंत में शेयर करना मत भूलेगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां हाथ में आईएसआईएस के झंडे, भारतीयों के कत्ल की कसम। जी हां, यूनुस ने बढ़ाया जिहादियों का मन, भारत को डाल दिया खतरे में। बता दें भारत बांग्लादेश के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। शेख हसीना के देश छोड़ते ही बांग्लादेश अब पाकिस्तान बनता जा रहा है। नोबेल शांति पुरस्कार वाले मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को जिहादियों का गढ़ बना दिया है। बांग्लादेश में अब खुलेआम आतंकी संगठन आईएसआईएस के झंडे लहराए जाने लगे हैं। भारत और हिंदुओं के खिलाफ खुलेआम प्रदर्शन होते हैं। पुलिस इन प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा करती है। अब तो बांग्लादेश सीमा ही पार कर रहा है। बांग्लादेशी प्रदर्शनकारियों ने अब भारतीयों की हत्या करने की धमकी भी दी है। 5 अगस्त यानी शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से, जी हां, ढाका में शुक्रवार को मुस्लिम संगठनों ने भारत के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। ढाका की सड़कों पर आईएसआईएस के झंडे लहराते हुए कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों को उग्रवादी दिखाई दिया। हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश की पुलिस इनकी सुरक्षा कर रही थी। पुलिस सुरक्षा में हुए इस प्रदर्शन में आईएसआईएस के झंडे भी लहराए गए। प्रदर्शन में शामिल इन जिहादी प्रदर्शनकारियों ने भारत पर हमला करने और भारतीय नागरिकों को मारने, यहाँ तक कि उन्हें कत्ल करने की कसम खाई है। ये आईएसआईएस स्टाइल के इस्लामी जिहाद जैसा ही है दोस्तों। बांग्लादेश में अब तक हिंदुओं के प्रति नफरत थी, उनके ऊपर जुल्म था। अब मुस्लिम संगठन के लोग कत्लेआम मचाने की तैयारी कर रहे हैं, कत्लेआम मचाने की धमकी दे रहे हैं, जिस भारत की वजह से उनका आज दुनिया में वजूद है, जिसकी वजह से आज बांग्लादेश पूरी दुनिया में जाना जाता है। उसी भारत पर ये जिहादी हमले की धमकी दे रहे हैं, सरेआम सड़कों पर निकलकर भारत को धमका रहे हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि यूनुस की पुलिस उन्हें सुरक्षा भी दे रही है। बांग्लादेश में आतंकी संगठन आईएसआईएस के झंडे लेकर जिहादी सड़क पर उतरे हैं। इनके ऊपर एक्शन की बजाय इन्हें सुरक्षा प्रदान की जा रही है बांग्लादेशी पुलिस की तरफ से, यानी कि अगर बांग्लादेशी पुलिस इनको समर्थन दे रही है तो यूनुस सरकार का ऑर्डर होगा। इससे यूनुस की बहुत बड़ी पोल खुल जाती है दोस्तों। भारत की खिलाफी करते नजर आए हैं मोहम्मद यूनुस, यानी कि अब बांग्लादेश के साथ रिश्ते बिगड़ने ही बिगड़ने वाले हैं। इसको कोई नहीं रोक सकता जब तक मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार में बने बैठे रहते हैं। दोस्तों इस पर आपकी राय तो बनती है, लेकिन आपको बता दें इतना ही नहीं, रोहिंग्या आतंकियों तक को ट्रेनिंग दे रहा है ये बांग्लादेश, तो उधर पाकिस्तान भी कर रहा है इसका फुल सपोर्ट। भारत को डाल दिया टेंशन में। दरअसल बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों को आतंकी ट्रेनिंग देने की खबरें सामने आई है। कहा यह जा रहा है कि इन्हें ट्रेनिंग देने के बाद म्यांमार में जारी गृह युद्ध में शामिल होने के लिए भेजा जाता है। बता दें कि भारत के पड़ोसी देश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से चरमपंथी हिंसा बढ़ती जा रही है। अब रोहिंग्याओं को आतंकी बनाने की खबरें चौंकाने वाली हैं। जी न्यूज की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश कथित तौर पर पाकिस्तान के समर्थन से रोहिंग्या शरणार्थियों को आतंकी गतिविधियों के लिए ट्रेनिंग दे रहा है। 2050 से ज्यादा रोहिंग्याओं को ट्रेन किया जा रहा है। इसके लिए सऊदी अरब और मलेशिया के जरिए 2.8 करोड़ यानी 2 करोड़ 80 लाख रुपए की फंडिंग हुई है। यह खतरनाक घटनाक्रम क्षेत्रीय शांति और अस्थिर कर सकता है और भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा सकता है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक रोहिंग्याओं को बांग्लादेश में ट्रेनिंग दी जा रही है और म्यांमार से लड़ने में सक्षम बनाया जा रहा है, लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। तो देखा आपने दोस्तों, एक तो हिंदुओं को प्रताड़ना दे ही रहा है बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस की सरकार, तो दूसरी ओर भारत को भी दहलाने की पूरी साजिश में लग चुका है ये बांग्लादेशी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस। दोस्तों इस पर आपकी राय तो बनती है। तो वहीं आपको बता दें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक तैयार
तैयार है। उनका प्लान है जी हाँ, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में भारतीय मूल के कई अमेरिकी अगले 2 दिनों में अमेरिका की राजधानी और शिकागो में शांतिपूर्ण रैलियां आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। ये जानकारी आयोजकों ने दी है। जेनोसाइड ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश यानी बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार के विरोध में मार्च का आयोजन हिंदू एक्शन द्वारा सोमवार 9 दिसंबर को व्हाइट हाउस के पास किया जा रहा है, जबकि स्टॉप द जेनोसाइड सेव हिंदू लाइव्स इन बांग्लादेश बोले तो नरसंहार को रोके बांग्लादेश में हिंदुओं का जीवन बचाएं का आयोजन रविवार 8 दिसंबर को शिकागो में समुदाय के प्रतिष्ठित नेताओं द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों वहीं अगर रामकृष्ण की बात करते हैं तो बता दें, रामकृष्ण मिशन ने चिन्मय दास की रिहाई के लिए उठाई आवाज, यूनुस सरकार को लिखा पत्र। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन ने बांग्लादेश में गिरफ्तार हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई के लिए अपनी आवाज उठाई है। मिशन के बांग्लादेश शाखा के प्रमुख स्वामी पूर्णोत्तमानंद ने बांग्लादेश में प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस को पत्र लिखकर सरकार से चिन्मय दास की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि देश में वर्तमान स्थिति को देखते हुए चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की तत्काल रिहाई से आपकी सरकार की प्रतिष्ठा में सुधार होगा। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। दोस्तों अब ये देखना होगा कि 2 जनवरी से पहले ही उनको रिहा कर दिया जाता है या फिर जो राजद्रोह के आरोपों का सामना कर रहे हैं उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 2 जनवरी को ही हो पाती है और सुनवाई में भी क्या फैसला निकल कर सामने आता है ये देखने वाली बात रहेगी। दोस्तों लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हमारे, तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि हम मोटिवेटेड होकर आपको खबरें बता सके। तो वहीं बता दें, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने हिंदुत्व को बता दिया बीमारी। इसके बाद जम्मू कश्मीर को तो छोड़ दीजिए, देश भर में मच गया बवाल। आखिर क्या ऐसा बयान दिया इल्तिजा ने? बता दें, जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के बयान ने 100 करोड़ से ज्यादा सनातनी हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाते हुए उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। महबूबा की इल्तिजा के बयान पर बवाल मचा है। हिंदुत्व एक बीमारी है। सनातनियों के खिलाफ ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करके इल्तिजा ने बैठे बिठाए एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। अपनी पोस्ट का हवाला देते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने लिखा कि भगवान राम को शर्म से अपना सिर झुका लेना चाहिए और असहाय रूप से देखना चाहिए, क्योंकि नाबालिग मुस्लिम लड़कों को केवल इसलिए चप्पलों से पीटा जाता है क्योंकि वे उनका नाम जपने से इनकार करते हैं। मुफ्ती इतने पर ही नहीं रुकी दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि हिंदुत्व नाम की बीमारी ने लाखों भारतीयों को प्रभावित किया है और भगवान के नाम को कलंकित किया है। जी हाँ दोस्तों, ये बयान दिया है महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने, जिसने की पूरी दुनिया में खास करके पूरे भारत में तहलका मचा कर रख दिया है। दोस्तों ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे? इल्तिजा का कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर राष्ट्रपति अध्यादेश के खिलाफ सुलग उठा पीओके, पुलिस के हाथों से निकल रहे हालात, सेना बुलाने की है तैयारी। जी हाँ, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में गुरुवार को एक बार फिर विवादित राष्ट्रपति अध्यादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। इस अध्यादेश को जनता की असहमति को दबाने की कोशिश मानी जा रही है। प्रदर्शनों को देखते हुए अधिकारियों ने क्षेत्र में एंट्री के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। प्रदर्शनकारियों के बड़े काफिले कुछ डिवीजन से पाटन ब्रिज, बाराकोट से मुजफ्फराबाद, कोहाला ब्रिज से बाग, होटली से सहनसा, होलाई ब्रिज, बामभर के काफिले भी भामभर एंट्री पॉइंट पर एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगे पूरी होने तक ब्रिज और रास्तों को बंद करने और आंदोलन को तेज करने की कसम खाई। पीओके के बाग का प्यारी चौक में प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़पें हुई। यहाँ एसपी बाग, डीसी बाग और एसपी बाग सहित पुलिस की भारी तैनाती ने बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की। कोहाला में भी इसी तरह के हालात देखने को मिले, जहाँ पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी तैनात की गई है। दोस्तों वहीं आपको बता दें, अमेरिका में मनाया गया महात्मा गांधी स्मृति दिवस। जी हाँ, अमेरिका ने नेब्रास्का प्रांत में 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया गया। यहाँ के लिंकन शहर में स्थित सरकारी कार्यालय स्टेट कैपिटल परिसर में उनकी अवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया गया। नेब्रास्का के गवर्नर जिम पेलियन ने शुक्रवार को स्टेट कैपिटल परिसर स्थित अपने कार्यालय में महात्मा गांधी की अवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया। यह सिएटल में भारतीय वाणिज्य दूतावास के क्षेत्राधिकार में आने वाले 9 राज्यों में से किसी राज्य के स्टेट कैपिटल परिसर में स्थापित गांधी जी की पहली आवक्ष प्रतिमा है। इस बीच भारत को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग यानी CND के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। शुक्रवार को ऑस्ट्रिया में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत को नारकोटिक्स ड्रग आयोग की 68वीं सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। शंभू कुमार ने आज तक अधिकारी तौर पर CND की अध्यक्षता संभाली। ये पहली बार जब उन्हें इस महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र निकाय की अध्यक्षता के लिए नामित किया गया है। दोस्तों वहीं आपको बता दें, रूस से आ रहा चीन पाकिस्तान का काल, इनका बाप हाथ मलते रह जाएंगे। शहबाज शरीफ
पर जिनपिंग बता दें आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं। दरअसल 2 दिन के बाद राजनाथ सिंह जी और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के बीच एक बैठक होने जा रही है, जिसमें S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर फैसला हो सकता है। हिंदुस्तान की वायु सीमा में कुछ भी दुश्मन की आहट मिलते S-400 मिसाइल सिस्टम अपने अचूक वार से उसका खात्मा करने की क्षमता से लैस है। इसके एक्टिव होते ही 400 किलोमीटर की हवाई रेंज में कोई टारगेट बच नहीं सकता। भारत ने साल 2018 में 5 S-400 मिसाइल सिस्टम के लिए समझौता किया था। भारत को इसकी कई खेप मिल चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने इसमें से 3 की सप्लाई कर दी है, लेकिन 2 यूनिट की आपूर्ति होना बाकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जब राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे तो S-400 पर 2 बातों पर चर्चा होगी। पहला ये होगा कि बचे हुए मिसाइल सिस्टम तय वक्त पर दिया जाए और दूसरा बात ये होगा कि सबसे एडवांस सिस्टम की सप्लाई हो और जल्द हो। कोई भी चीज तुरंत के तुरंत मिलनी चाहिए बांग्लादेश में। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर थी बांग्लादेश मेरे विलेज से। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अंत में वीडियो को शेयर करके प्यार जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर दुनिया भर के समुद्र में मछलियां लूट रहे चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। सोमालियाई डकैतों ने चीनी जहाज पर कब्जा कर लिया। जी हाँ, दरअसल दुनिया भर के समुद्र में मछलियों को पकड़ रहे चीन को बड़ा झटका लगा है। सोमालिया के तट पर समुद्री डाकुओं ने एक चीनी मछली पकड़ने वाले जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। क्षेत्र में सक्रिय यूरोपीय संघ के समुद्री डकैती विरोधी बल ने गुरुवार को यह जानकारी दी। यूरोपीय संघ के नौसेना बल ऑपरेशन एटलांटा ने एक बयान में कहा कि जहाज पर 18 चालक दल के सदस्य थे, जिन्हें समुद्री डाकुओं ने अपने कब्जे में ले लिया था। यूरोपीय बल ने कहा कि चालक दल का कोई भी सदस्य घायल नहीं हुआ है। बल ने सोमालिया के पूर्वोत्तर पुटलैंड क्षेत्र में पुलिस के एक अलर्ट पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें कहा गया था कि तट से दूर एक चीनी जहाज का उदाहरण कर लिया गया है। चीन ने अभी तक इस उपस्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी को बम से उड़ाने की मिली धमकी। मुंबई पुलिस को मिले व्हाट्सएप मैसेज से मच गया खलबली, जांच शुरू। जी हाँ, मुंबई पुलिस को शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जान से मारने की धमकी भरा मैसेज मिला। मुंबई ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन पर आए इस मैसेज में लिखा गया था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के 2 एजेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बम से उड़ाने की साजिश रच रहे हैं। मैसेज मिलते ही मुंबई पुलिस टीम अलर्ट हो गई। धमकी भरे संदेश पर पुलिस अधिकारी ने बताया कि वो जिस नंबर से ये मैसेज मिला था, हमने उसकी जांच की थी। हमें पता चला है कि ये नंबर अजमेर राजस्थान से संबंधित संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ने के लिए हमारी एक टीम तुरंत राजस्थान के लिए रवाना हो चुकी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमारी ट्रैफिक कंट्रोल टीम की हेल्पलाइन पर सुबह तड़के ही धमकी भरा ये मैसेज मिला था। इस मैसेज में ISI के 2 एजेंटों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश के बारे में बताया गया था। इस संदेश की माने तो दोनों एजेंट प्रधानमंत्री मोदी को बम से उड़ाने की साजिश बना रहे हैं। वहीं आपको बता दें मार्क मोबियस का सबसे बड़ा दावा, कहा चीन को पछाड़ देगा अपना भारत, अगले 18 महीनों में दे देगा 20% का रिटर्न। जी हाँ, आपको बता दें मोबियस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड के चेयरमैन मार्क मोबियस ने भारत की आर्थिक वृद्धि पर भरोसा जताते हुए अगले 12 से 18 महीनों में स्थानीय मुद्रा में 20% रिटर्न की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि हालिया बाजार गिरावट केवल एक इम्प्रूवमेंट है, सुधार है और भारत चीन की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेगा। मोबियस का मानना है कि भारत में विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग में बदलाव हो रहा है, खासकर संभावित अमेरिकी टैरिफ से। इससे भारत को आर्थिक बढ़त हासिल करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि भारत की तकनीकी और सॉफ्टवेयर कंपनियां तेजी से बढ़ रही है। मोबियस ने कहा कि चीन का विकास दर अब पहले जैसा नहीं है। चीन के GDP में गिरावट आई है, पहले की 607% ग्रोथ अब संभव नहीं है। चीन की सरकार ने निजी सेक्टर पर काफी नियंत्रण रखा हुआ है, इसीलिए केवल इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर में थोड़ी संभावनाएं हैं। जी हाँ, वही बता दें चीन की फिर ताइवान को घेरने की कोशिश, समुद्री सीमा के पास 15 एयरक्राफ्ट नौसैनिक पोत भी भेजे। साथ में बता दें ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीन के 15 सैन्य एयरक्राफ्ट और 8 नौसैनिक पोत शनिवार को उसकी सीमा के पास देखे गए। ताइवान की तरफ से कहा गया कि चीन के 4 आधिकारिक पोत भी इस दौरान निगरानी के लिए पहुंचे थे। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, यानी उस बयान के मुताबिक चीन के 15 एयरक्राफ्ट में से 11 ने ताइवान जल डमरू मध्य में दोनों देशों के बीच पड़ने वाली सीमा को पार किया और ताइवान के उत्तरी चीन की इस हरकत के मद्देनजर ताइवान ने भी सीमा के पास एयरक्राफ्ट और नौसैनिक पोत के अलावा तटीय मिसाइल सिस्टम को सक्रिय कर दिया। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें रशिया से तेल निर्यात की आलोचना पर भारत सरकार का बड़ा ही करारा जवाब। MEA ने जब जयशंकर जी से पूछा तो मिल गया करारा जवाब, कह दिया क्या किसी देश के पास बेहतर। रूस से तेल निर्यात की आलोचना पर भारत का करारा जवाब। विदेश मंत्रालय यानी MEA जयशंकर से पूछा क्या किसी देश के पास बेहतर सौदा है। बता दें कतर के प्रमुख शहर दोहा में
आयोजित दोहा फोरम चैनल के 22वें समिट में विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भारत और रशिया के साथ व्यवहारिक या यूं कहे व्यवहारिक समझौते पर तंज करने वाले देशों को निशाना पर लिया और विदेश मंत्री ने सवाल किया कि अगर भारत को तेल मिलता है तो ये जरूरी नहीं कि सस्ता हो। जयशंकर जी ने कहा कि अगर किसी देश को आपत्ति है तो उसे ये भी बताना चाहिए कि रशिया भारत के बीच तेल को लेकर समझौते से बेहतर क्या सौदा है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने दोहा कतर की अपनी यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण राजनयिक चर्चाओं में हिस्सा ली। उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से द्विपक्षीय संबंधों और गाजा और सीरिया में क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। तो वहीं उधर आपको बता दें कनाडा की संसद में 1984 के सिख विरोधी दंगों को नरसंहार घोषित करवाने का प्रस्ताव हिंदू सांसद ने नाकाम कर दी। खालिस्तानियों की ये कोशिश, जी हां, कनाडा की संसद में 1984 के सिख विरोधी दंगों को नरसंहार घोषित करने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। इस प्रस्ताव का कनाडाई सांसद चंद्र ने कड़ा विरोध दर्ज किया था। कनाडा के हिंदू सांसद आर्य ने दावा किया कि प्रस्ताव का विरोध प्रदर्शन करने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्ताव राजनीतिक रूप से शक्तिशाली खालिस्तानी लॉबी से प्रभावित था। आर्य ने कहा कि खालिस्तानी लॉबी द्वारा ऐसे प्रस्ताव को पारित कराने की कोशिश करेगी और हिंदू कनाडाई लोगों से अपने स्थानीय सांसदों से संपर्क करने और भविष्य में ऐसे प्रस्तावों का विरोध करने की मांग करने को है। जी हाँ, वही आपको बता दे भारत का पिनाका नहीं, ग्रीस ने इजराइल से पल्स रॉकेट सिस्टम खरीदा। तुर्की की सेना को मिलेगा करारा जवाब। जी हाँ, तुर्की से तनाव के बीच ग्रीस अपनी सेना के लिए इजराइल में निर्मित 38 पल्स यानी प्रिसाइज्ड एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम मल्टीपल रॉकेट सिस्टम खरीद रहा है। इस हथियार सौदे में लॉन्चर, कमांड बैटरी, सटीक गाइडेड मिसाइलों के साथ ही प्रशिक्षण और रखरखाव सेवाएं शामिल है। ग्रीस के रक्षा मंत्रालय ने शुरू में अमेरिका निर्मित M270 MLRS और भारत का पिनाका सिस्टम पर भी विचार किया था, लेकिन आखिरकार इजराइल के पल्स सिस्टम ने इन दोनों पर बाजी मारी। ग्रीस ने पल्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को उनके रणनीतिक महत्व के कारण एवरोज क्षेत्र और पूर्वी एजियन के प्रमुख द्वीपों पर तैनात करने की योजना बनाई है। एवरोज क्षेत्र तुर्की के साथ सीमा साझा करता है, सुरक्षा प्रवासन संबंधित चिंताओं का केंद्र बिंदु रहा है। दोस्तों वहीं आपको बता दें भारत ने दोगलेपन के लिए पाकिस्तान को लगाई फटकार, कहा आतंकी मसूद अजहर को पाल रहा है पाकिस्तान। दोस्तों भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद के प्रति दोहरी नीति पर कड़ा रुख अपनाया है। जैसे मोहम्मद के प्रमुख और संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी मसूद अजहर के बहावलपुर में सार्वजनिक रूप से भाषण देने की खबरों के बाद भारत ने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि अगर मसूद अजहर पाकिस्तान में है तो ये उसकी दोगली नीति को उजागर करता है। अजहर एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी है और भारत में कई सीमा पार आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड भी है। वहीं आपको बता दें मणिपुर सरकार ने खोला घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों के बीच का मार्ग, सुरक्षा के साथ साथ आवाजाही करेंगे कुकी और मितेई। जी हाँ, मणिपुर सरकार ने घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों के बीच यात्रा के लिए मार्ग खोल दिया है, जिसमें लोगों को सुरक्षा बलों द्वारा एस्कॉर्ट किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य मणिपुर में 1 साल से जारी हिंसा के बाद सामान्य स्थिति बहाल करना है। मई 2023 से मणिपुर में कुकी और मितेई समुदायों के बीच जारी संघर्ष के कारण दोनों क्षेत्रों के लोग एक दूसरे के इलाके में यात्रा नहीं कर पा रहे थे। कुकी समुदाय के लोगों के लिए इम्फाल एयरपोर्ट तक पहुंचना मुश्किल हो गया था, क्योंकि ये मितेई क्षेत्र में स्थित है। वहीं मितेई लोग कुकी प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं जा पा रहे थे। राज्य सरकार ने अब घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों के बीच यात्रा के लिए एक नया मार्ग खोला है। इस मार्ग पर यात्रा के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। मणिपुर के मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए एक परिपत्र के अनुसार दोनों पक्षों को आश्वासन दिया गया है कि यदि वे दूसरे पक्ष की यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें सुरक्षा प्रदान दी जाएगी। तो वहीं बता दें बीजेपी ने लगाया देश को अस्थिर करने का आरोप। अमेरिका ने कहा यह निराशाजनक है। दरअसल अमेरिका ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के इन आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय व्यवसायी गौतम अडानी के खिलाफ लक्षित हमलों के पीछे अमेरिकी विदेश विभाग का हाथ है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि अमेरिका देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा यह निराशाजनक है। अमेरिका ने कहा कि वो दुनिया भर में मीडिया की स्वतंत्रता का चैंपियन रहा है और इन संगठनों द्वारा संवाद के निर्णयों को संभावित नहीं करता है। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा यह निराशाजनक है कि भारत में सत्तारूढ़ पार्टी की तरह इस तरह के आरोप लगा रही है। अमेरिका लंबे समय से दुनिया भर में मीडिया की स्वतंत्रता का समर्थन करती है। तो वहीं बता दें पोप फ्रांसिस कब आएंगे भारत, केंद्रीय मंत्री ने कहा पीएम मोदी कर चुके हैं पहले ही न्योता। जी हाँ, पोप फ्रांसिस साल 2025 के बाद भारत दौरे पर आ सकते हैं। इसके लिए भारत की तरफ से पोप फ्रांसिस को आधिकारिक तौर पर निमंत्रण दिया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि कैथोलिक चर्च द्वारा 2025 को जुबली वर्ष घोषित किया गया है। ऐसे में पोप फ्रांसिस इसके बाद भारत के आधिकारिक
दौरे पर आ सकते हैं। उन्होंने खुद बताया है कि भारत ने पहले ही पोप को आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सीधे निमंत्रण दिया है। बाकी मामलों और प्रक्रियाओं का फैसला वेटिकन द्वारा किया जाना है। उन्होंने एशिया नेट चैनल को बताया कि यात्रा पोप फ्रांसिस की सुविधा के अनुसार निर्धारित की जाएगी। वहीं बता दें, इमरान खान के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या 188 पहुंची। पूर्व पीएम ने सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार की आलोचना की और उस पर तानाशाही का आरोप लगाया। इमरान खान के खिलाफ अब तक कुल 188 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। उनका यह बयान तब सामने आया है जब गृह मंत्रालय ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका के जवाब में ये आंकड़े पेश किए। ये याचिका इमरान खान की बहन यूरीन नियाजी की ओर से दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने इमरान खान के खिलाफ चल रहे मामलों की जानकारी मांगी थी। दोस्तों वहीं बता दें, सड़क पर कीलें, कंक्रीट की दीवार और 3 लेयर बैरिकेडिंग। आखिर सिंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर क्या है तैयारी। बता दें, आंदोलनरत किसान शंभू बॉर्डर से आज यानी रविवार को फिर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा है कि आज हमारे विरोध प्रदर्शन के 299 दिन पूरे हो चुके हैं और कल हम 300 दिन पूरे कर लेंगे। आज हमने घायल किसानों से मुलाकात की, जिसमें से घायल हुए एक और अगर मामूली रूप से घायलों को भी शामिल करे तो ये संख्या करीब 25 हो सकती है। अंबाला हरियाणा और दिल्ली हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी जा रही है। यहाँ किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। जी हाँ, वाराणसी में सीएम योगी जी ने दिया बड़ा बयान। दोस्तों, वाराणसी में बोलते हुए सीएम योगी जी ने कहा कि हर काम देश के नाम होना चाहिए। हमारा कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है। अगर हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित रहेगा। अगर हमारा धर्म सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि ये देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ साथ सदगुरु सदाफल महाराज ने आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान सीएम योगी जी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि बाबा विश्वनाथ की पावन धारा वाराणसी विस्तृत दिव्येंद्र महामंदिर धाम में विहंगम योग संत समाज की स्थापना के शताब्दी समारोह महोत्सव में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों वहीं आपको बता दें, क्या पीएम किसान निधि की राशि 6000 से बढ़कर 12000 रुपए होगी। किसानों से वित्त मंत्री की क्या बात हुई, बता दें, अगर आप खुद पेशे से किसान है या आपके परिवार में कोई खेती किसानी से सीधे जुड़ा हुआ है तो ये खबर आपके काम की है। जी हाँ, शनिवार को किसान प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से बजट से पहले कई अहम मसलों पर चर्चा की। इस दौरान वित्त मंत्री के साथ हुई बातचीत में किसान प्रतिनिधियों ने सरकार से सस्ता लॉन्ग टर्म लोन देने, कम टैक्स लगाने और पीएम किसान सम्मान निधि की राशि दुगना करने को लेकर अपील की। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कीटनाशक दवाओं पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने की मांग की। जखड़ ने 8 साल के लिए सालाना 1000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश रणनीति का प्रस्ताव दिया। दोस्तों ऐसे में अभी तक ये कहना ठीक नहीं होगा कि 6000 से बढ़कर राशि 12000 कर दी गई है। हालांकि ऑफिशियल जानकारी जो भी निकल कर सामने आएगी सबसे पहले आपको बताएंगे। दोस्तों इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स यानी ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करना मत भूलिएगा। मिलते अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।